guys, welcome back to my channel, and today we will be covering Unit 2, and finally we are done with the chapter number 1 and 2, which was part of Unit number 1. So first of all, congratulations because your Unit 1 is over. तो एटलीस्ट तुम अपने फ्रेंड्स को ये बता सकते हो कि भाई 6 में से एक यूनिट तो कर भी ली मैंने. एंड वो कौन सी यूनिट है? यूनिट 1. आई नो उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स थे, एंड आई नो उसमें आई गेस 2 घंटे की वीडियोस थी, एंड चैप्टर यूनिट 1 इज ओवर. सो इन केस तुम सीधा 3 पे टपक कर आ गए हो तो मत करो ऐसा. चैप्टर 1 एंड 2 देख कर आओ, तभी ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, नाउ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बहुत कुछ है कवर करने के लिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी है, एंड देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये पर्टिकुलर चैप्टर एक पार्ट में खत्म ना भी हो. ओके, सो थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना, थोड़ा सा अटेंशन दे के बैठना, नींदों में मत देखना. रात को 12 बजे आई वुड सजेस्ट, अगर देख रहे हो तो कॉफी पी के देखना. ठीक है, थोड़ी सी अच्छी यूनिट है ये समझने के लिए. नहीं तो बस फिर तो जय जय शिव शंभ. ठीक है, तो देख लो, थोड़ी सी कॉफी पी के बैठो, थोड़ा सा पानी पी के बैठो, एंड देन ये यूनिट करना, एंड दोनों पार्ट्स देखना, फिर डिसीजन लेना कि तुम्हें आखिर समझ में आया या नहीं आया. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि क्वेश्चंस भी करो. फाइन. तो ये टॉपिक मैंने इन ये चैप्टर मैंने इन टॉपिक्स में डिवाइड करा है, सो दैट तुम्हें पढ़ते हुए इजी हो कि यार 5 टॉपिक में से एटलीस्ट 2 टॉपिक हो गए. ठीक है, तो मैं अपनी वीडियोस हमेशा इजी बनाने की कोशिश करती हूँ, एंड मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को टॉपिक वाइज बांटा है. तो अगर हम यूनिट 1 का रिकैप करें, तो हमने बेसिकली बड़ा बड़ा यही पढ़ा है कि एक फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके 2 गोल्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, एंड वो कैसे अचीव करता है? वो अचीव करता है 3 डिसीजंस लेके: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन. तो यूनिट 2 is all about my first decision, that is my investment decision, that is nothing but the capital budgeting. ओके, सो ये था हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इसके बारे में है पूरी हमारी यूनिट 2, जिसमें 2 चैप्टर्स है. ओके, नाउ सबको पता होगा कि ये किसकी फोटो है गाइस. सबने ही शार्क टैंक देखा होगा, राइट? तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज दिस लेडी इन द पिक्चर. ओके, सो लेट्स से अब शुगर को डिसाइड करना है कि उसे सेलेक्ट सिटी वॉक में नई ब्रांच खोलनी है. ओके, अब उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? क्या वो रेडी है इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए? उसके लिए कौन कौन से एसेट लेने पड़ेंगे? क्या हम वो शॉप जो है वो रेंट पे ले? क्या हम उसे पूरा खरीद ले? क्या हम कोई स्टोर खोले? क्या हम कोई मॉल का पार्ट बने? सो ये सब एक कॉमन डिसीजंस होते होंगे जो शुगर के फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते होंगे, राइट? So there are certain features that you need to understand about the capital budgeting. Guys, प्लीज थोड़ा अटेंटिव होके बैठो, बिकॉज अगर तुम्हें ये स्लाइड समझ में आ गई तो तुम फीचर्स भी अपने आप ही लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो. सो दिस स्लाइड इज नथिंग बट योर मीनिंग, your features, your significance, and to certain extent issues. तो जो तुम्हारी 10 ईयर या आरपी रस्तोगी की बुक में 3 से 4 पेजेस में लिखा हुआ है, वो एक ही स्लाइड में तुम्हें समझ में आएगा, एंड ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से समझना. नाउ कैपिटल बजटिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ फंड्स. एलोकेशन का क्या मतलब हो गया? लेट्स से टुडे इफ आई हैव $1 lakh in my hand, how am I going to invest this? How am I going to invest these into different projects so that I earn a good return? Okay, should I invest in project A? Should I invest in project B? Should I purchase plant A, plant B? Okay,
सो ये सब चीजें हमें एलोकेट करनी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज फाइनेंस मैनेजर ने $1 लाख रेस किया और तुम पूरा का पूरा पैसा एक सेलेक्ट सिटी मॉल की दुकान लेने में लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? सो यू नीड टू एलोकेट योर फंड्स। long term asset, guys, it is always regarding the long term effect। कभी भी जब भी कैपिटल बजटिंग की बात होती है, हम हमेशा मोर देन 1 ईयर की बात करते हैं, ठीक है? लेट्स से अगर इसने आज कोई दुकान ली है तो ये ऑब्जेक्टिव से नहीं लेगी कि मैं 2023 में ले रही हूँ, 2024 में बेच दूंगी। नो, शी इज थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म perspective. Maybe 2030 tak she will buy this, she will invest in this. Okay, so it is regarding the long term effect, right? कोई शॉर्ट टर्म चीजें नहीं है। मेनली लॉन्ग टर्म जब भी हम डिफाइन करते हैं, इट इज पीरियड मोर देन 1 ईयर। More than 1 year is the period that we define in this. Now, risky, of course, जहां पे भी टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, चीजें अपने आप ही रिस्की बन जाती है। मैम ऐसा क्यों? बेटे, अगर तुम्हें याद हो, चैप्टर 2 या 1 में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, 2,000 रुपए तुम्हें आज लेने हैं या कल। तुमने कहा था मैम आज ही दे दो, फ्यूचर का कोई पता नहीं है हमें। तो फ्यूचर इज रिस्की। मैम कल कोरोना वोरोना आ गया तो ऑफ कोर्स हमें नहीं पता आज के डिसीजन लेते हुए टाइम, ठीक है? तो सर्टेन टाइम, दिस सर्टेन क्या, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स और इनफैक्ट एवरी टाइम इट इज रिस्की। फाइन, सो इट हैज रिस्क इन्वॉल्व। तो जब भी हम ये डिसीजन लेते हैं, वी नीड टू कंसिडर द रिस्कीनेस। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का क्या मतलब हो गया मैम? देखो, कैपिटल बजटिंग हमेशा इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? बिकॉज लेट्स से अगर आज हमारी बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हम बिहार में एक प्लांट खोलने वाले हैं जहां पे हमने 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए। अब सब कुछ हो गया है, एग्रीमेंट बन गया है, उसकी रजिस्ट्री आ गई है, सब कुछ हो गया है, एंड 50 लाख रुपए पे फूक चुकी हो। अब 4 दिन बाद मेरा सीईओ आता है या मेरा फाइनेंस मैनेजर आता है, कहते हैं ये हटाओ, नहीं हमें नहीं चाहिए, ये डिसीजन नहीं लेना था, नहीं गलत हो गया, रिवर्स करो इसे डिसीजन को। बेटे, आपके पैसे जा चुके हैं। अब जो आप इसका रीसेल करोगे, कुछ ना कुछ लॉस इंकर करके ही करोगे, राइट? तो these are mostly irreversible decisions. So you need to make sure जब भी तुम ये decision ले रहे हो, you are taking with the utmost care. Okay, because once taken, you cannot reverse these decision without losses. अगर चीजें रिवर्स होंगी तो लॉसेस पिक्चर में आएंगे। अगर तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट अबंडन करना है तो देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन्वॉल्व इन इट। ओके, the last feature says huge funds are involved. कैपिटल बजटिंग हम बाय हाथ का खेल नहीं होता, ठीक है? डेली कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, डेली कोई मशीन नहीं खरीदती बड़ी बड़ी। सो देयर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ फंड्स, राइट? तो जब इतने पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो सब कुछ हमें देखना पड़ता है, क्या कंपटीशन है, कौन सी चीजें में इन्वेस्ट करना है, क्या ये हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, विल इट एक्चुअली बी टेक्नोलॉजिकली feasible, right? So all these things needs to be taken into consideration when you are taking a capital budgeting decision. Okay, I hope I made myself clear, guys. So this was all about the capital budgeting decision. Now you need to be smart. You cannot be, like this character in Three Idiots. Can anybody tell me in the comment section who is he in this pic? I gave you a hint that he's from Three Idiots. Okay, now moving on to the video, you need to be smart in your paper. You cannot be like him that you learn each and everything, right? So you need to be smart. You need to extract the features from the meaning that you just understood. Okay, so तुम्हें
इसी से फीचर्स लिखने हैं, इसी से प्रॉब्लम लिखनी है, इसी से सिग्निफिकेंस लिखना है, इसी से मीनिंग लिखना है। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा अटेंशन दो। तो अगर तुम फीचर्स देखो तो इट इज वेरी सिमिलर। लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल कमिटमेंट्स हो गया, मतलब थोड़ा इजी कर देती हूँ टर्म्स को, ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन, और अगर डिसीजन रिवर्स होते हैं तो लॉसेस आते हैं, अफेक्ट कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू compete, बिकॉज जो हम मशीन या प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं दे शुड बी टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, प्लस हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, प्लस हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी अगेंस्ट आर कॉम्पिटिटर्स, इन ऑर्डर टू फाइट in comparison to our competitors. Okay, now what is the problem in capital budgeting? Okay, again as I mentioned, ये भी कहाँ से आएगा, स्लाइड 1 से आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे प्रॉब्लम्स भी लिख पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, एज आई टोल्ड यू इट वाज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज इट हैज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे एक अनसर्टेनिटी का पर्सपेक्टिव हमेशा पिक्चर में आता ही आता है। टाइम एलिमेंट, चैप्टर नंबर 2 में इतना बड़ा कहानी सुना के आई हूं मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग मतलब फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लोज की बात करते हैं तो हमें उसे प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा, राइट? तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट प्लस योर time period gets involved, due to which this is a problem. And measurement problem. Now, मैम मेजरमेंट प्रॉब्लम कैसे हो, ये तो नहीं समझाया आपने स्लाइड 1 में, मैं समझाती हूँ अभी। देखो, अब फिनेंस मैनेजर्स को कभी कभी ये भी दिक्कत होती है कि कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, लेट्स से बेनिफिट कितना होगा। आज अगर मैं कोई इतने बड़े मशीन ए में इन्वेस्ट करती हूँ पैसा, तो क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी, राइट? लेट्स से क्या कितनी वो सेल्स बढ़ाएगा। तो टू मेजर द बेनिफिट्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप आज अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हो कि हम अगर ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आर सेल्स विल इंक्रीज बाय 10%। आर यू श्योर अबाउट इट? हाउ डिड यू मेजर इट? सो हाउ मच इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? सो हाउ मच इज एक्चुअली वेरी असर्टेन। कभी कभी दूसरे फैक्टर्स भी इन सब चीजों पे मेजरमेंट पे अफेक्ट करते हैं। सो समटाइम्स measuring your cost and benefits in a quantitative terms becomes a difficult task for a finance manager. Okay guys, एक टॉपिक खत्म हो चुका है हमारे चैप्टर का, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने सिर्फ एक ही स्लाइड करा है और एक ही स्लाइड से आगे बाइफिकेशन की है, जिसमें हमने बेनिफिट्स भी पढ़ लिए, सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया, प्रॉब्लम्स भी पढ़ ली, फीचर्स भी पढ़ लिया एंड मीनिंग भी पढ़ लिया। ओके, now let's move on to the topic number 2, that are the types of budgeting decision, the types of capital budgeting decision. Now, just like I told you in topic number 1 कि उन्होंने 3 से 4 पेजेस में कन्वर्ट किया हुआ है, similarly for this topic they have 2 to 3 pages. अगर हिम्मत है जाके कर लो रीडिंग, but in my video I will be covering in a single slide, so make sure you are paying attention to it. Now, दो तरह के कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं। एक होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फर्म्स एक्सिस्टेंस और दूसरा होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन। पहले हम फर्म एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। फर्म एग्जिस्टेंस क्या कहता है? न्यू फर्म। लेट्स से आज मेरी कोई नई फर्म सेटअप हो रही है, ओके? तो ऑब्वियसली मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी, मेरे जो खर्चे होंगे वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू अ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म। फॉर एग्जाम्पल,
बोट ने जब सबसे पहला प्लांट सेटअप किया होगा एज अ न्यू फर्म, obviously that was the first sort of expenditure that it actually incurred on his machines, on his factory, on his equipments, everything. तो जब हम नई फर्म सेटअप करते हैं तो ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेस में हम बड़ी बड़ी मशीन सेटअप करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जो हम लेटर स्टेजेस में मे बी ना करें अनटिल एंड अनलेस हमारी फर्म बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए, राइट? नाउ एग्जिस्टिंग फर्म्स में कैसे डिसीजन होते हैं? समटाइम ड्यू टू द कंपटीशन, समटाइम्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. अब तुम ये नहीं कह सकते कि रिलायंस इतनी पुरानी कंपनी है तो वो तब से 2000s वाली मशीन आज तक चलाती भी आ रही है. ऑफ कोर्स नॉट. उसका भी वियर एंड टियर हुआ होगा, उसकी भी मशीन्स खराब हुई होगी, उसकी भी लाइफ टाइम यूजफुल लाइफ खत्म हुई होगी, एंड उसे भी अपग्रेड करना पड़ा होगा ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज. So existing firms also have to invest in these decisions. Okay. So existing firm क्यों करता है? सबसे पहले रिप्लेसमेंट मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन थी वो पुरानी हो गई, वो खराब हो गई, वो उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई. मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी आ गई. लेट्स से नोकिया ने नया सेटअप किया है, क्यों? क्योंकि वो पहले इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा था. सेकेंड इज द एक्सपेंशन. फॉर एग्जाम्पल, पहले एप्पल सिर्फ फोन बना रहा था, अब वो लैपटॉप भी बना रहा है. तो नाउ ही इज डाइवर्सिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हमें न्यू इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, न्यू मशीन लेनी पड़ेगी. सो द ऑब्जेक्टिव इज एक्सपेंशन. थर्ड इज द डाइवर्सिफिकेशन. Expand. What I just told you was diversification. एक्सपेंशन मतलब पहले वो सिर्फ यूएस में बना रहा था, अब वो इंडिया में भी बना रहा है. सो ही इज इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर. नाउ पहले अगर मुझे 1000 यूनिट्स बनानी थी, अब मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने हैं. ओके. सो दैट इज द एक्सपेंशन, एंड द एग्जांपल दैट आई गेव यू फॉर लैपटॉप एंड फोन इज द डाइवर्सिफिकेशन. कंटिंजेंट डिसीजंस. कंटिंजेंट डिसीजंस क्या होते हैं? जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. मैम एग्जांपल दो, ऐसे नहीं समझ में आता. लेट्स से आपने लेट्स से आई वुड से गुजरात. ओके, आपने बोला कि मैं गुजरात में एक प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा. ठीक है. अब वहां पे जाके अगर सिर्फ मशीन रख दोगे तो ऑब्वियसली वो मशीन चलाने के लिए लोग भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, राइट? तो आपका जो मशीन से रिलेटेड डिसीजन है वो इम्पैक्ट करेगा दूसरे डिसीजन, सच एज योर लैंड, योर एक्सपेंडिचर टू योर raw material, your labor. Okay. So these decisions are linked to each other, are dependent on each other, are contingent to other decision. The second perspective is the decision situation. Decision मतलब mutually exclusive decision. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है ओनली द बेस्ट वन. लेट्स से तुम्हें अपनी फर्म के लिए मार्केटिंग एजेंसी चूज करनी है जो तुम्हारे प्रोडक्ट प्रमोट करेगी. ठीक है. सो यू हैव टू ऑप्शन. यू हैव ऑप्शन ए, यू हैव ऑप्शन बी. यू रिजेक्टेड ऑप्शन ए. व्हाई? Because option B was more feasible in terms of cost, benefits, the terms and conditions of the agreement. So you chose for the best one, right? You rejected the competitor. ओके. सो जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर रहे हो टू द कॉम्पिटिटर, इट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन. एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन क्या होता है? लेट्स से आपके पास दो प्रपोजल्स आए, प्रपोजल ए एंड प्रपोजल बी. आपने दोनों को कंपेयर नहीं करा, बल्कि आपने दोनों को अलग अलग पढ़ा. ए में आपने कहा नहीं यार कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिजेक्ट. बी में आपने कहा नहीं यार बेनिफिट्स ना थोड़े कम लग रहे हैं, तो रिजेक्ट. सो यहाँ पे आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर रहे कि यार ये 50,000 का और ये 1 लाख का है. नहीं, हम ये कंपेयर नहीं कर रहे, हम अपना देख रहे हैं. यार मेरे पास सिर्फ 40,000 है. ठीक है. तो यू आर नॉट कंपेयरिंग ईच अदर, यू आर कंसिडरिंग देम इंडिविजुअली. फाइन. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा था? आप कंपेयर कर रहे थे और आप चूज कर रहे थे बेस्ट वाला.
और यहाँ पे आप कर रहे हो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, मतलब आए सारे गुड वंस है तो आप एक्सेप्ट अपनी उसमें इंडिविजुअली कर रहे हो. ओके guys, I hope I tried my best to give examples on each and every bifurcation, on each and every point that this particular slide covers. Okay, if still you have any doubts, please feel free to comment, and I will try my best to respond to your questions as soon as possible. ठीक है. सो प्लीज 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 विदाउट क्लियरिंग योर डाउट्स इस वीडियो को बंद मत करना. तुम्हारा ही घाटा है, तुम्हें ही नहीं समझ में आएगा. बट या जस्ट मेक श्योर यू आर अटेंडिंग विद इट्स इंटायरिटी. प्लीज मेक श्योर समझ में आ रही है चीजें. ना कैपिटल राशनिंग डिसीजन, एक ये टर्म है तुम्हारी बुक में. There is a possibility 80% of students already know. There is slight possibility 20% students ने ये पहली बार सुना होगा. So, considering 20% population to be very huge, I will explain this concept very nicely. Now, every time as a student or as a individual or as a job person, I am like, I need more money. क्या किसी व्यूअर को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा और मुझे पैसा नहीं चाहिए? एनीवन? मतलब कोई इतना एक्सट्रीम स्टेज में आ गया लाइफ में कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्लीज गाइस मुझे दे देना. अगर कोई स्टेज में आ गया कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स एवरीबडी इन इट्स स्टेज इज लाइक आई नीड मनी. इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट पर्सन इन इंडिया इज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं यू नो रिचेस्ट लिस्ट पे नंबर 1 क्यों नहीं हूँ. और इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी सोचता होगा आई ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट एंड मेक मोर मनी. सो मोर मनी इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी, नो मैटर इट्स मी एंड यू और मुकेश अंबानी. ओके, सो कैपिटल राशनिंग इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, हमारे पास लिमिटेड फंड्स है. क्या है? हमारे पास फंड्स लिमिटेड है. We need to accept few projects and we need to also reject few projects. अगर हमारे पास पैसा लिमिटेड है तो हम ए बी सी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें डी एंड ई को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा. अगर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो हम ए से लेके ई तक सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते, सब पे पैसा लगा देते, सबसे रिटर्न कमाते, सब रिस्क लेते. बट ऐसा नहीं है. तो कैपिटल राशनिंग यही कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास पैसा बहुत कम है, हमारे पास लिमिटेड है, ड्यू टू विच हमें अपना पैसा राशन करना पड़ेगा, हमें एलोकेट करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रपोजल्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे. अब रिजेक्ट किस बेसिस पे करेंगे? हम रिजेक्ट करेंगे उनका कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज करके. ओके, कि कौन सा कॉस्ट में ज्यादा है, किसकी समटाइम्स व्हाट हैपन, कॉस्ट है हमारी 1 लाख और बेनिफिट हो रहा है 10,000. गाइज नो, यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. अगर कॉस्ट लेट्स से 1 लाख है और बेनिफिट हो रहा है 1,10,000 का, देन ओनली यू विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. हम अपना लॉस करने के लिए थोड़ी ना कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं. Okay, so whenever you are taking this decision, capital rationing comes into picture and you need to analyze both the cost and the benefits involved with the project, because you need to accept few terms, proposals, and you need to reject few proposals. Now, whenever you are taking a capital decision in your question or mentioning in your question, there are certain assumptions that we take. Let me tell you, ये real life में exist नहीं करती. Okay, मतलब ये real life में ऐसी assumptions नहीं होती है, but just because हम कि वो है बुक में पढ़ रहे हैं, डीयू के स्टूडेंट्स है, so as a student we need to take in certain assumptions. In fact जब हम डिमांड सप्लाई थ्योरी पढ़ते थे
कोई भी, अगर हम इको में, अकाउंटिंग में कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस के साथ चलते हैं. तो सिमिलरली इन आवर सब्जेक्ट ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग फ्यू अजम्पशंस. फर्स्ट assumption इज सर्टिनिटी. जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व है. वाइल डिसाइडिंग आर कैपिटल डिसीजन वी विल अज्यूम कि सर्टेन है, कॉस्ट भी और बेनिफिट भी. प्रॉफिट मोटिव है, कोई भी सोशल मोटिव नहीं है. एंड कैपिटल राशनिंग, वी हैव अनलिमिटेड फंड्स. तो फंड्स की चिंता मत करो, तुम अपना डिसीजन लो. ओके. नाउ प्रोसीजर टू मेक अ डिसीजन. हम कैसे डिसाइड करें, हम कैसे डिसाइड करें कि ए पे जाना है, बी पे जाना है. मैम सारी चीजें आपने समझा दी, कॉस्ट बेनिफिट, बेनिफिट कॉस्ट, ये सब कुछ समझ में आ गया. बट डिसीजन कैसे ले? सो द फर्स्ट इज यू नीड टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट. मैंने कहा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज करो, सारे प्रेजेंट वैल्यू में करो कैश फ्लोज, और उसका कॉस्ट देखो और उसका बेनिफिट्स देखो. सेकेंड, क्या वो रिटर्न दे रहा है? लेट्स से तुम अपना पैसा उठा के लाए हो 10% की कॉस्ट पे और प्रोजेक्ट का रिटर्न है 8%. तो क्या 2% तुम अपनी जेब से देने वाले हो? एब्सोल्युटली नॉट. So you need to accept only those proposals which are above 10%. Get it? Use capital budgeting criteria. ये criteria is nothing but the techniques. Okay? जो हम next chapter में पढ़ने वाले हैं. तो I hope ये समझ में आ गया. तो first is time value of money का concept use करके cost benefit निकालो. फिर देखो कितना rate of return आ रहा है. Your rate of return should be greater than the cost जिससे तुम पैसा उठा के लाए हो. एंड यूज अ टेक्निक विच वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट चैप्टर. ओके, so I will be dividing this particular chapter in two videos, two parts. That is, this will be the first part and the next part there will be of around 10 to 15 minutes. Okay, तो ये है आज का लास्ट टॉपिक, ये है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक. फाइन. ओके, नाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो. मैम डिसीजन किसके ऊपर ले? क्या हमें डिसीजन लेते हुए प्रॉफिट्स देखने चाहिए, क्या हमें कैश फ्लोज देखने चाहिए? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट लेट मी टेल यू, ये ना एक वो भी आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि विच वन यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. तो ये मैं तुम्हें इंटरव्यू टिप्स भी दे रही हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैश फ्लो. लेट मी टेल यू व्हाई. बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है. ओके. हाँ. सो बहुत 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 सारी कंपनीज है जो अपने पेपर पे प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छा दिखा रही है, बट उनका लिक्विडिटी जीरो है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि कैश फ्लोज आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. ओके. सो you need to consider the cash flows rather than the profit. I'll tell you why. अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या है? कितना प्रॉफिट तुमने जनरेट किया, राइट? अब ये कैसे जनरेट किया? क्या तुमने मशीन बेच दी? क्या तुमने सेल्स बढ़ा दी, सेल्स प्राइस बढ़ा दिया? इट इज अफेक्टेड बाय द अकाउंटिंग पॉलिसी. मे बी मेरी कंपनी रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करी हो डेप्रिसिएशन का, एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा हो. दोनों का प्रॉफिट डिफर डिफर करेगा. नॉन कैश आइटम, जब भी मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स निकालती हूँ मैं सारी नॉन कैश आइटम्स भी कंसिडर करती हूँ, सच एज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन. ओके. बट अक्रूवल कंसेप्ट, चाहे वो पैसे हमें मिले हो या नहीं मिले हो, हम अपनी इनकम बुक करके बैठ गए हैं. हम अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, हम तो अपना इनकम बुक करके बैठ गए. ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है? अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है. बल्कि जब कैश फ्लो की बात आती है हम सारा प्रेजेंट वैल्यू, टीवीएम का कंसेप्ट कंसिडर करते हैं. टीवीएम इज नथिंग बट जो हमने वीडियो 2 में पढ़ा था. इकोनॉमिक वैल्यू, ऑफ कोर्स हम फोकस करते हैं कि आज अगर कितने में मशीन जाएगी, स्क्रैप वैल्यू क्या है, ना कि उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं. अक्रूवल एक्चुअल कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्या आज के टाइम में एक्चुअली हो रहा है, कितना पैसा सेल से आया, कितना पैसा, कितना कैश फ्लो, कितना खर्चा. ओके, इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. Fine. So this was the concept of accounting profit versus cash flow. Let me tell you, cash flow is always the better method
for the decisions. Why? Because it has considered the TVM concept, which is the most important concept while taking any decision in the organization. Okay, now let's do one question. ठीक है, टॉपिक 3 हम नेक्स्ट वीडियो में छेड़ेंगे. अभी ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए हैवी हो जाएगा, सो आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए ये मत करो. मैं एक और पार्ट बनाती हूँ जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कैश फ्लो करेंगे. ओके, देन वी विल बी एक्चुअली डूइंग क्वेश्चंस आल्सो. सो नेक्स्ट में हमारा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज वो सारी प्रैक्टिकल चीजें एंड क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा. तो इसका मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ कैसे ये पेपर में क्वेश्चन आता है. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन गेट वन क्वेश्चन. ओके, देखो मैं बताती हूँ क्यों. लेट्स से हमारा सेल्स रेवेन्यू हुआ 1 लाख. ठीक है, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी, इसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, इसमें हमने टैक्स माइनस किया. ठीक है, लेट्स से 25,000 का ये आया एंड टैक्स रेट है 40%, तो 10,000 ये माइनस हो गया, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 10,000. ठीक है, कंसिडरिंग ये हमारा 60 था और ये हमारा 15 था. ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज सॉरी. ये देखना एनालिसिस. ठीक है, एनालिसिस देखो मेरी. अब मैं कहती हूँ कि मैम आपने बोला था डिसीजन लो कैश फ्लो पे, कैश फ्लो भी निकाल लेते हैं मैम. कैश कितना आया सेल से? 1 लाख. सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी? 60,000. टैक्स पेड कितना था? 10,000. तो एक्चुअल में हमारे पास कैश इनफ्लो कितना आया? 30,000. Okay, so you need to make sure कि we are actually using the cash flow figures in order to make the decision instead of the accounting profit. तो accounting profit में हमने उसमें depreciation भी consider कर लिया था, right? So that's it I guess. ये इसकी वजह से हमारा cash flows and accounting profits differ करते हैं, because उसमें non cash items आ जाती है और उसमें non cash items नहीं आती. Okay. So guys, thank you so much for watching this video. I will be coming up with another video of this particular chapter where I will be covering topic 3, cash flows, where we will be studying what are the different types of cash flows that you need to consider while, evaluating your cash, and what are the different approaches that you can take while calculating annual cash flows. And we will be doing certain questions. So thank you so much guys. Keep watching my channel, keep subscribing to my channel, and see you in the next part.